बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो कि ज़्यादातर इम्तिहानात वगैरह में पूछे जाते हैं या जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है देखे भी गए हैं। तो आपको यह जो लेक्चर है, ये लेक्चर इंशाल्लाह ये आपको ना सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, बल्कि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेक्चर है ये डिफरेंट टाइप्स से लिया हुआ है। जैसे कि कुछ जो चीज़ें हैं मैंने पाकिस्तान स्टडी से ली हैं, कुछ चीज़ें जो हैं इस्लामियात वगैरह से ली हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना बल्कि जो हैक वगैरह लेता है किसी एडमिशन के लिए या कोई न्यू एडमिशन हो रही है, जैसे एमबीबीएस वगैरह के लिए एंट्री टेस्ट के लिए या कोई लॉ के लिए जो टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे भी ये एमसीक्यूज़ ये कुछ जो लेक्चर हैं वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय लियाकत अली खान। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान जो हैं पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो कब हुआ था? ऑन 12 मार्च 1949 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था कब? ऑन 12 मार्च 1949 को। इस रेजोल्यूशन का जो है जिस पास होने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी अगर कोई आइन वगैरह बनेगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनेगा, तो वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक ही बनेगा। ये पेश किया था किसने? लियाकत अली खान साहब ने, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद द अदर नेम ऑफ कुरान मजीद इज़ फुरकान। कुरान मजीद का जो दूसरा नाम है वो फुरकान है। फुरकान का मतलब क्या है? बेसिकली फुरकान का मतलब ये है कि फ़र्क करने वाला। फुरकान का जो लफ्ज़ है, फुरकान लफ्ज़ है, उसका जो मतलब बनेगा फ़र्क करने वाला। अगर ये भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुरकान, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ फुरकान इज़ क्या कि फ़र्क करने वाला है, फ़र्क करने वाला। उसके बाद मोंटेगो रिफॉर्म्स कब पेश हुए थे इंडिया में? वो इन 1919 में जो है मोंटेगो रिफॉर्म्स जो हैं ये पेश किए गए थे। उसके बाद द नंबर ऑफ रिवर्स इन बलोचिस्तान इज़ 7। द नंबर ऑफ रिवर्स इन बलोचिस्तान इज़ 7। बलोचिस्तान में कुल मिला के जो है 7 रिवर्स हैं, 7 दरिया वगैरह हैं बलोचिस्तान में। और सिंध में कितने हैं? मैंने पहले भी लेक्चर बनाया है। सिंध में जो है टोटल 5 रिवर्स हैं और बलोचिस्तान में कितने हैं? 7। उसके बाद सूरह नेम ऑन एंट जिसे माकुड़ी वगैरह कहा जाता है, तो उसके नाम से जो है जो सूरह है वो कौन सी है? नमल। सूरह नमल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नमल का जो मतलब है वो है क्या? एंट। नमल मीन्स एंट। कुल मिला के कुरान मजीद में 114 सूरह हैं, 114 सूरह हैं, जिसका उनमें से एक सूरह ये भी है, कौन सी? नमल, जिसका मतलब ये होगा कि एंट, जिसका मतलब होगा एंट। सूरह नमल का मतलब है एंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन से हेल्ड इन पाकिस्तान में फर्स्ट इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक के हवाले से हुए थे वो कब हुए थे? ऑन 7 दिसंबर 1970 को। पाकिस्तान में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे ऑन 7 दिसंबर 1970 को, जो कि पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस थे डेमोक्रेटिक के हवाले से, वो हुए थे ऑन 7 दिसंबर 1970 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीरपुर
पीरपुर रिपोर्ट गेव इन कब दी गई थी? इन 1938 को। 1938 को जो है पीरपुर रिपोर्ट पेश की गई थी। नवाब थे एक, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये 1935 में इलेक्शंस हुए थे, तो कांग्रेस ने 11 सूबे थे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में 11 सूबे थे। उन 11 सूबों में से जो 7 सूबे हैं वो कांग्रेस ने विन किए थे। मुस्लिम लीग ने कोई खास इसमें विनिंग नहीं हासिल की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस ने जो है इसमें जो है विन किए थे सूबे। कितने? 11 में से 7 सूबे विन किए थे कांग्रेस ने। तो 7 जो सूबे थे वो प्रोविंस थे, 7 प्रोविंस जो थे कांग्रेस के हवाले से, वहाँ पे जो उनके सीएम वगैरह थे, तो वो जो हैं अपने जो वहाँ पे लोग थे, ख़ास तौर पे मुस्लिम वगैरह, जो और कम्युनिटी हो गई, जैसे सिख बरादरान हो गए या कोई दूसरी कम्युनिटी हो गई, उनके ऊपर ये कांग्रेस वाले जो हिंदुज़म वाले थे वो बहुत ही जुल्म और सितम करते थे। उनके यहाँ तक कि उनके बच्चे जो उनके स्कूल्स में पढ़ते थे वहाँ पे, तो सबसे पहले उनके जो बच्चों को कहा जाता था कि आप जो हैं सबसे पहले ये मतलब ये जो बुत वगैरह हैं इनकी आप पूजा करें, इनके सामने माथा टेकें, उसके बाद जो है आप स्कूल में इन हो। और जो है स्कूल, अच्छा उसके अलावा ये था कि कांग्रेस का जो अपना फ्लैग था, उन लोगों ने कांग्रेस का अपना जो फ्लैग था उन लोगों ने उसे नेशनल फ्लैग करार दे दिया था। किसने? कांग्रेस वालों ने उसे अपना नेशनल फ्लैग करार दिया था उन प्रोविंसेस में जहाँ पे उन्होंने विन किया था। तो जो बाकी कम्युनिटीज़ थी, जो मुस्लिम्स थे या सिख बरादरान थे, तो उनको ये चीज़ उनके लिए बड़े ही पेचीदा थी, बड़े ही मुश्किल कुन थी, क्योंकि ये इन चीज़ों के तो मानते नहीं है, तो पहले से इनके एंटी थे। तो उनको ये बात पसंद नहीं थी कि हमें, एक तो ठीक है लोगों ने गवर्नमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमें अपने आज़ादी से ज़िंदगी जीने क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर ये बार बार जो है क्लेम क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये बार बार जो है तशद्दुद क्यों कर रहे हैं, इवन ये हमारे बच्चों के ऊपर, जो हमारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं उनके ऊपर ये तशद्दुद क्यों करते हैं, क्यों उन्हें बोलते हैं कि आप इनके सामने माथा टेको। या वहाँ पे जो उनका नेशनल एंथम था, जैसा कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, कौमी तराना जो है वो पाक सर ज़मीन शहादबाद, तो वहाँ का जो नेशनल एंथम था वो था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम वो उनसे मतलब जो है वो क्यों पढ़वाते हैं ज़बरदस्ती, तो मतलब वहाँ पे उनके साथ बहुत जुल्म था, बहुत सितम था। तो पीरपुर के नवाब थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी इनके हवाले से, पीरपुर रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, इनके हवाले से एक रिपोर्ट दी थी 1938 में, जो कि इनसे जिन्ना साहब ने कहा था कि एक रिपोर्ट बनाएं जिसमें आप इनके जो तशद्दुद वगैरह जो उनके वाक़यात हैं वो आप जो हैं उसमें सामने लाए। तो वो पीरपुर रिपोर्ट जो है इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि पीरपुर रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए इट वाज गिवन इन 1938 में। अच्छा, उसके बाद कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, वो कब आया था? इन 1946 को। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो था वो यहाँ पे आया था। कैबिनेट मिशन आप समझ सकते हैं वो आए थे इस हवाले से क्योंकि यहाँ पे जो थे लोग जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से राज़ी नहीं थे, उनसे खुश नहीं थे। वो चाह रहे थे कि यहाँ के चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख वगैरह हो, कोई भी हो, वो चाह रहे थे कि हमें अभी जो है ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश से हमें अभी जो है छुटकारा चाहिए, हम मज़ीद इनका कोई भी हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। तो ये एहतजाजात मुसलसल चलते रहते थे, उनकी जद्दोजहद चलती रही, काफ़ी टाइम से चलती रही। तो लास्ट टाइम जो जब माउंट बेटन नहीं आए थे, माउंट बेटन से पहले एक वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ के पीएम ने, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा था जहाँ जिसका काम ये था कि यहाँ पे जो बड़े लीडर्स हैं जैसे महात्मा गांधी वगैरह हो गए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह हो गए, नेहरू वगैरह, या जो मुस्लिम्स और लीडर थे या खान लियाकत अली खान साहब, उनके साथ जाके मिलें और उनसे बातचीत वगैरह करें और उनकी डिमांड्स वगैरह पूछें और उन्हें जो है राज़ी करें किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन ये था कि उनके साथ जो टेबल टॉक हुआ था जिन्ना साहब का या गांधी का, कांग्रेस का या मुस्लिम लीग वगैरह का, जो उनके साथ टेबल टॉक हुआ उसमें वो कामयाब नहीं हुआ वो टेबल टॉक। तो
ये कैबिनेट मिशन भी वापस चला गया। उसके बाद जो है वहाँ से जो है लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने भेजा, जिससे जो कि लेकर आए थे पार्टीशन प्लान, जिसे पार्टीशन प्लान कहा जाता है। वो पेश हुआ था ऑन 3 जून 1947 को, और उसके बाद जो है ऑन 14 अगस्त 1947 में जो है उसके ऊपर अमल किया गया था, जिसके बाद वो पार्टीशन हो गया था। इंडिया के जो बंदे थे वो अलग हो गए थे, पाकिस्तान जो है अलग हो गया था। तो ये जो मिशन आया था इंडिया में, कैबिनेट मिशन, इसके हवाले से भी पूछा जाता है कि ये इंडिया में कब आया था, तो आपको उसका पता होना चाहिए। ये कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में आया था। अच्छा, उसके बाद खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन 8th हिजरी। खालिद बिन वलीद एक बड़े ही सिपह सालार थे, बड़े ही एक मर्द मुजाहिद थे, बड़े एक बहादुर इंसान थे। इनके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो फतूहात किए हैं एज ए सिपह सालार, वो खालिद बिन वलीद ने किए। इन मुस्लिम हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कोई फतूहात वगैरह किए, अगर कोई सबसे ज़्यादा जो जंग वगैरह जीते हैं, बैटल्स वगैरह जीती हैं, वो खालिद बिन वलीद ने जीती हैं। तो खालिद बिन वलीद के लिए आपसे पूछा जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले आपसे पूछते हैं कि खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने जो है इस्लाम जो है कब कबूल किया था, इस्लाम को कब एक्सेप्ट किया था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने जो है इस्लाम एक्सेप्ट किया था इन 8th हिजरी, 8वीं हिजरी में जो है खालिद बिन वलीद ने जो है इस्लाम कबूल किया था। इससे पहले जो थे वो इस्लाम के बहुत ही बड़े दुश्मन थे, रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके भी बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि उन्हें जो है जान से मारने की भी कोशिश की गई थी खालिद बिन वलीद की तरफ से। तो पहले तो ये एंटी इस्लाम थे, पर जैसे जैसे इन्होंने देखा, इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत हूँ, तो ये इस्लाम में दाखिल हो गए, और ये बहुत ही बड़ी एक उसके बाद जो है बड़ी पर्सनैलिटी जो के जो है उभरे इस्लाम में। और सबसे बड़ी जो है उन्होंने जो भी जितने भी बैटल्स हुए हैं उन्होंने हिस्सा लिया एज ए सिपह सालार, और उन्हीं बैटल्स में उनको जो है फतूहात भी मिली। वो बैटल्स जो हैं इस्लाम के हक में थे, और वो बैटल्स जो है इस्लाम के लिए जो लड़ी जा रही थी वो जीत के भी आते थे। ये खालिद बिन वलीद के लिए आपको बताया जा रहा है। ये खालिद बिन वलीद जो है, इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया था, तो खालिद बिन वलीद ने जो है इन 8th हिजरी में जो है इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अच्छा, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द 3rd कैलिफ ऑफ इस्लाम। 3rd कैलिफ ऑफ इस्लाम जो हैं वो कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो है 4 खलीफा 4 कैलिफ्स आए थे, 4 खलीफे, जैसे सबसे पहले आए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद आए थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद आए थे हज़रत 3rd जो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपसे ये इनके नंबर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि फ़र्स्ट कौन था, 2nd कैलिफ कौन था, 3rd कौन था, या 4th जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो इनके बारे में मैंने काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो 3rd कैलिफ के बारे में जो है वो पूछते हैं अक्सर कि हु वाज द 3rd कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो इस्लाम के 3rd कैलिफ हैं। तो उम्मीद है आज का जो हमारा लेक्चर